स्पेसिफिकेशन का दूसरा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में चर्चा चल रही थी ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन का। तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को ही आगे बढ़ा रहे हैं आज हम लोग, और इसके छोटी छोटी चीजों को देखने और सीखने की कोशिश करते हैं। मान लो कि सेल में दो चीजें बननी है, एग्जाम्पल सहित। इसका अपना एक फेट है, इसका फेट है रेड और इसका फेट है ब्लू। किसी कारण से हम इसमें ब्लू वाला सेल निकाल दें, अब जो सेल बचेगा वो सेल एक हो चाहे 100 हो, सबका एक ही फेट होगा, और वो क्या है? रेड। इसका मतलब क्या है? जब अगर हम ब्लू हटा दिए, रिमूव कर दिए, तो रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। कोई रिप्लेसमेंट होता ना, रेड जो है वो अपने आप को ब्लू में कन्वर्ट कर लेता, अपने में से कुछ ब्लू भी बना लेता, रेड भी बना लेता, तो भरपाई नहीं हुई। ब्लू निकल गया मतलब निकल गया, अब वहां सिर्फ रेड ही बनना है। तो इस तरह के टुकड़ों के को हम लोग क्या कहते हैं कि मोजाइक है ये। इससे मोजाइक डेवलपमेंट कहा जाता है। अब देखिए इसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। द एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो है फ्रॉम विच एनी specific blastomere is removed. Blastomere is removed out, बाहर निकाल दिया गया, जैसे ब्लू वाले को निकाल दिया गया। फर्दर, during the development that specific fate is lost. वो स्पेसिफिक फेट जो था वो लॉस्ट। जैसे ब्लू यहां था कि ब्लू का फेट था भाई कि ब्लू ब्लू बनाता, लेकिन हम हटा दिए, अब रिजल्ट क्या होगा? इसमें सिर्फ एक ही फेट रहेगा, और उस फेट का नाम क्या है? उसका नाम है रेड। दूसरा खत्म। इसका मतलब क्या था? ये दोनों टुकड़ों में अपना फेट रख के वहां पर खड़ा था, एंड दिस इज कॉल्ड, देयरफॉर इज कॉल्ड मोजाइक डेवलपमेंट। मोजाइक डेवलपमेंट। साइंस में इन सब चीजों को समझना पड़ता है कि आप जिस सेल को निकाल दिए और वो सेल दोबारा उस सिस्टम में प्रॉपर्टी, अपना जो प्रॉपर्टी था वो दिखाया नहीं, हम बोलते हैं कि वो खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। और वो टर्म है कि हु डिसाइड द मोजाइक डेवलपमेंट। मतलब अब तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन ही है, लेकिन एक सवाल उत्पन्न होता है। हम ऑब्लिक कर देते हैं, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन कौन तय करता है? इस मोजाइक डेवलपमेंट या ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को कौन तय करता है? जैसे ही ये बात हम उठाते हैं तो डिटरमाइंड बाय, इसको कौन डिटरमाइन करता है? डिटरमाइंड बाय जीन्स, या हम mRNA भी कह सकते हैं, एंड प्रोटीन्स। ये तो जीन्स और प्रोटीन्स के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है कि कौन क्या बनाएगा। रेड वाला जीन रेड बनाएगा, ब्लू वाला जीन ब्लू बनाएगा। इन दोनों को एक समूह में हम लोग मॉर्फोजेनेटिक
डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। इसलिए क्लीवेज में क्या कहते हैं? डिटर्मिनेट क्लीवेज, कि फिक्स है, इसका यही बनना है। तो ये जो चीजें हैं कि मोजाइक डेवलपमेंट जो है वो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स द्वारा तय किए जाते हैं, और वो जो है वो तय कौन करता है? रेड की ब्लू, वो उसका एमआरएनए और प्रोटीन तय करता है, या जो जीन या प्रोटीन तय करता है। जीन पर रहेगा ब्लू एक्टिव तो ब्लू ही प्रोटीन बनेगा, और जीन पर होगा रेड एक्टिव तो रेड प्रोटीन ही बनेगा। यह इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट का। एक हम लोग ट्यूनिकेट का एम्ब्रियो को रिकैप कर रहे हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, उसको हम लोग थोड़ा रिकैप कर रहे हैं। अगर रिवीजन करेंगे तो याद आ जाएगा। ये स्मॉल ए 4.2 है, ये स्मॉल बी 4.2 है, ये कैपिटल ए 4.1 है, ये कैपिटल बी 4.1। इसको भी आप लोग को सिखाएंगे कि ये नंबरिंग कैसे की जाती है मीनवाइल, है ना। ये जो B.4 है, इसमें दो तरह का फेट है, मेसेनकाइमा फेट और दूसरा इसमें मसल का फेट। मतलब ये हो गया मसल और ये हो गया मेसेनकाइमा। ज्यादा समझने के लिए पिछला लेक्चर आप देख भी सकते हैं। ये जो B.4.1 ब्लास्टोमेयर है, इससे इसमें एक स्पेसिफिक मसल बनाने वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। इट हैज मैचो। मैचो क्या है? अ मसल स्पेसिफिक मसल स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, मसल स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये माचो जो है वो मसल स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, अर्थात जब डीएनए के उस पोजीशन पर जहां से मसल बनता है, मसल एमआरएनए, और फिर मसल एमआरएनए से क्या बनता है? मसल प्रोटीन। ठीक है ना। ये तब तक डीएनए एक्टिव नहीं होगा जब तक कि इस पर वो माचो प्रोटीन आकर बाइंड नहीं करेगा। जैसे वो यहां आकर बाइंड किया, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा कि ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा और काम होगा। तो बिना माचो के ये काम नहीं हो सकता। ठीक है ना। और इसका अब एक यूटिलाइजेशन जो है जेनेटिक बेसिस पर चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। केस वन में क्या हुआ? लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन मैचो जीन। अगर माचो जीन में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो माचो प्रोटीन बनेगा वो डिफेक्टिव बनेगा। अब डिफेक्टिव बनने के कारण डीएनए पर बाइंड करेगा नहीं, तो मसल एमआरएनए जनरेट नहीं करेगा, तो प्रोटीन नहीं बनेगा उस तरह। तो क्या हुआ? क्योंकि ये जो आप देखते हैं ना, ये मसल प्रोटीन, ये वाला, ये टेल में बनता है, टेल मसल। ठीक है ना, टेल मसल प्रोटीन। तो रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट ये हो जाएगा, लॉस ऑफ टेल मसल इन
इन एनिमल, जो भी एनिमल लिया गया, लाइक स्टाइला एनिमल जो है उसमें टेल मसल का लॉस हो जाएगा, डिफरेंशिएट वो नहीं कर पाएगा, बड़ा गड़बड़ हो गया भाई। दूसरा केस क्या कहता है, माइक्रो इंजेक्शन ऑफ mRNA मैचो, जो मैचो mRNA है उसको हम लोगों ने माइक्रो इंजेक्ट कर दिया इन B4.1 ब्लास्टोमेयर ऑफ केस 1। केस 1 में क्या है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया है ना। अब क्या है कि उसी सेल में जिसमें ये लॉस हो चुका है, मतलब जीन जो है वो एक्टिव नहीं है, उसमें हमने बाहर से उसका mRNA जो है, माचो का mRNA अगर डाल दिया तो रिजल्ट ये क्या होगा, सही होगा। और वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टेल मसल्स इन स्टाइला। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। अच्छा, मतलब डीएनए डिफेक्टिव है, डीएनए में, सॉरी, मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है, ये तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब जब तक ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए से बाइंड नहीं करेगा प्रॉपरली, तो इस प्रकार का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो ये टेल मसल जो है वो नहीं बनेगा। हमने क्या कर दिया कि चूंकि डिफेक्टिव है, अब देखो इस डायग्राम को हम आगे बना रहे हैं, ये डीएनए है, माचो वाला जीन का हिस्सा है, किंतु क्या हो गया, हुआ ये कि डिफेक्टिव प्रोटीन बन गया, ठीक है ना। ये क्या है, ये है माचो, बट वहां कैसा था, माचो गोल था, और ये क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया। हमने लिखा डिफेक्टिव माचो। अब तो ये डीएनए से बाइंड करेगा नहीं, तो मसल डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग तो काबिल आदमी हैं, हमने यहाँ इंजेक्ट कर दिया। क्या इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन में क्या डाला, माइक्रो इंजेक्शन के मदद से हमने इसमें क्या इंजेक्ट किया, हमने इंजेक्ट कर दिया सीधे mRNA माचो। सेल को क्या मतलब है कि ये mRNA डीएनए बनाए कि कहीं बाहर से आए, सेल तुरंत इस mRNA पर क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा और टेल मसल को डिफरेंशिएट करेगा। नॉर्मली ये कहां से बनता, डीएनए से तो बन तो नहीं रहा है, बाहर से अगर सप्लाई कर दे तो काम हो जाएगा। जीन थेरेपी कॉन्सेप्ट में भी ये सब चीजें यूज की जाती है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में सबसे पहला ही जो टर्म है वो है कंडीशनल, जैसा देश वैसा भेष। मतलब कि हम कंडीशन के आधार पर चीजों को बदलेंगे, ठीक है। कैसा कंडीशन है भाई, तो ए है तो हम ए में बदलेंगे, बी है तो बी में बदलेंगे। तो कंडीशनल का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक हम लोग फिर से एक एम्ब्रियो बनाते, ठीक है। ये एक 8 सेल्ड एम्ब्रियो है, बढ़ा देते हैं इसको 16 सेल का बना देते हैं। देखिए इतना सारा सेल है। ये जो एरिया है ना, साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि ये एरिया प्रिजम्पटिव, मतलब भविष्य में क्या बनेगा, तो प्रिजम्पटिव बेली, मतलब पेट का, पेट को बनाने वाले बेली फॉर्मिंग ब्लास्ट रीजन है, ब्लास्टोमेयर है। मतलब ये ब्लास्टोमेयर पेट को ठीक से बनाएगा। हमने क्या किया,
इसी सेल को निकालकर हटा दिया, रिमूव्ड, बेली फॉर्मिंग सेल। ठीक है, अगर ये ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होता है तो क्या होता कि जो मेंढक का लार्वा बनता, ये एम्फीबियन एम्ब्रियो में किया गया था, जो मेंढक का लार्वा बनता वो कैसा बनता, टैडपोल, बिना पेट का। लेकिन यहां तो कमाल हो गया, यहां क्या हुआ कि जो टैडपोल लार्वा बना, ठीक है ना, उसमें बेली था। ये जो रीजन है बेली का रीजन डॉट कर दे रहे हैं, ये रीजन प्रेजेंट था, मतलब नॉर्मल टैडपोल लार्वा। नॉर्मल कहने का मतलब हम इसमें ये नहीं बोलेंगे कि इसमें बेली है, एम्ब्रियो ऑफ एन एम्फीबिया। ठीक है, बहुत बड़ा प्रश्न हुआ कि सर जब हम लोगों ने बेली बनाने वाला जो रीजन था, हिस्सा था, ये हिस्सा सर जिसको आप रंग रहे हैं, इस हिस्सा को जब हम काट के हटा दिए तो पेट तो नहीं बनना चाहिए था। बिल्कुल, अगर ये नहीं बनता तो ये ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, लेकिन यहां तो सर ये बन जा रहा है, ये पेट ये तो बन गया, एकदम खुश है, ये खा पी रहा है एकदम टाइट गद गद, ऐसा कैसे हो गया? मन में सवाल पैदा हुआ। इसका मतलब जो सेल हम हटाए सर, उस सेल को सबने, बाकी सबने मिलकर क्या कर दिया, भर दिया। बिल्कुल सही कहा, यही कांड हुआ है। यहां पर जो सेल निकल गया, मान लो कि हम इस डायग्राम को और एनहांस करें, देखिएगा सब लोग, ऐसे हो गया, यही का सेल हम निकाल दिए थे। अब इसका मतलब है कि जब ये फर्दर डेवलपमेंट हुआ है, इस सेल को रिप्लेस कर लिया गया, मतलब यहां एक नया सेल बन गया जिसका फेट था, मतलब कि जो लॉस था उसको रिगेन कर लिया गया। तो लॉस को रिगेन कौन करेगा? तो जो अड़ोस पड़ोस का सेल है वही करेगा। इस जगह का 3 पड़ोसी सेल है, एक ये और एक ये। ठीक है, हर एक सेल का अपना प्रिजम्पटिव मतलब वर्क होता है। मान लो इस सेल का कुछ काम होगा ए, इस सेल का काम होगा बी, इस सेल का काम होगा सी। इसमें से कोई न कोई अपने आप को बदलेगा, और बदल कर क्या करेगा, जो बेली एरिया है उसको रिजनरेट करेगा। मान लो हम मानते हैं कि बी ने क्या किया, सबसे पहले ये डिवीजन स्टार्ट करके बेली वाला जो रीजन था उसके सेल को इसने वापस ले आया। जो हम डी कह रहे हैं, डी जो है वो बेली, इसने अपना काम रोक दिया। रोक के सबसे पहले क्या किया कि जो सेल का लॉस हो गया है उस सेल को रिप्लेस कर दिया, और तब फिर वो अपना आराम से काम करने लगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी सेल है वह कंडीशन स्पेसिफिक अपने एक्टिविटी को दिखाया। इसका पड़ोस वाला सेल गायब हो गया, तो पहले उसने अपने आप को डिवाइड करके पड़ोस वाला सेल में चेंज किया, और फिर जो खुद काम करना है उसको, मान लो कि हम मानते हैं कि ये जो बी सेल है ये आई बनाता है। अभी इसने क्या किया, अभी इसने डिवाइड करके डी बना दिया, और फिर अपने आप को बी में रिस्टोर करके आई बना दिया। इसका कंडीशन बदला, हमने भी बदलकर काम नहीं कहता। बुरा वक्त हो तो गधे को भी बाप बोलना, ये कंडीशनल है। एक्चुअली कभी भी किसी इंसान का बाप तो गधा हो नहीं सकता है, लेकिन कि वक्त बुरा हो तो कंडीशन अप्लाइड है। उस कंडीशन में आपने क्या कहा कि भाई तुम ही ग्रेट हो, तुम ही महान हो, लेकिन जब कंडीशन बदला तो आपने सत्य का दर्शन करा दिया कि तुम महान नहीं थे दोस्त, क्योंकि वक्त गड़बड़ था इसलिए हमने तुमको महान बोला था।
ये है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का एक। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल अगर करें तो कहते हैं कि इस प्रकार का जो कमिटमेंट होता है, दिस टाइप ऑफ कमिटमेंट, कहते हैं इस प्रकार का कमिटमेंट इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन विथ नेबरिंग सेल्स, नेबरिंग सेल्स, अगल बगल के सेल के साथ इनका इंटरैक्शन होता है। यही हुआ ना कि यहां जो डी निकल गया बेली वाला सेल, तो अगल बगल के सेल का एक इंटरैक्शन डेवलप हुआ कि अरे पेट ही नहीं रहेगा तो बाकी होके क्या हो। किसी को एक को असाइन किया गया कि तुम पहले बेली वाला सेल बना लो, तो ये आई जो फ्यूचर में आई बनता उसको असाइन किया गया भाई तुम पहले बेली वाला डिवाइड करके बना दो। वहां पर कौन सा जीन डेवलप किया, वहां कौन सा एमआरएनए डेवलप किया, वहां कौन सा प्रोटीन बना जो बेली को बनाता। एक बार बेली बन गया, मैसेज बंद हो गया, बी को बोला हाँ थैंक यू, यू हैव डन द वर्क, अब तुम अपना जो तुम्हारे अपने काम पर ध्यान दो। वो अब अपना किस जीन को एक्टिवेट किया, जो आई बनाने वाला। इसका मतलब है कि एकदम पड़ोसियों के साथ जो कमिटमेंट है वो इन्वॉल्व हुआ है। इसलिए क्या कहते हैं कि एक अच्छा पड़ोसी, समझिए किसी जन्म का बहुत बड़ा पुण्य काम किए होंगे, कोई आपका अच्छा पड़ोसी मिलता है, ठीक है ना। कहीं घर किराए पर लेना हो तो सबसे पहले कौन अगल बगल में लोग रहते हैं, उनका बायोडाटा प्रोफाइल ले लीजिए। कहीं जमीन खरीदना हो, किस प्रकार के वहां लोग रहते हैं। तो ये जो है ना, आप क्योंकि पड़ोसियों के साथ आपको जीवन भर रहना है, उनके साथ एक अच्छा कि अब देखो कैसे हम मान लो कि बी अकड़ जाता है, बी सेल बोलता है कि ना हम नहीं बनाएंगे बेली बेली, ए भी बोलता है हम भी नहीं बनाएंगे, सी भी बोलता है हम भी नहीं बनाएंगे, तो बिना पेट का लार्वा बन जाता, बचता, मर जाता वो। इसमें जो है नेबर सेल्स से नेबरिंग सेल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, basis of interaction between neighboring cells, नेबरिंग सेल्स के बीच का जो इंटरेक्शन का बेसिस है वो डिपेंड करता है किस पर, दो फैक्टर्स पर। एक पैराक्राइन फैक्टर आ गया है इसी टॉपिक में, सभी पढ़िएगा आगे, और दूसरा जक्स्टाक्राइन फैक्टर्स, ठीक है ना। पैराक्राइन फैक्टर्स एकदम नेबर में काम करते हैं, जक्स्टाक्राइन भी क्या करता है, नेबर में ही काम करता है, बट ये सिक्रीशन के बेसिस पर काम करता है और ये फिजिकल कांटेक्ट के बेसिस पर, ठीक है ना। मतलब अगर आप अपने सामने आपके पड़ोसी से आप प्रणाम करते हैं हाथ जोड़कर, वो भी आपको प्रणाम करते हैं हाथ जोड़कर, इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर हाथ मिला के एक दूसरे को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, दैट इज कॉज अ फिजिकल कांटेक्ट। ये पैराक्राइन फैक्टर्स जो होते हैं, दे आर द की प्लेयर्स। कैसे सर, कैसे थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए बताते हैं। अब देखो हमने बी को लिया था कि ये जो बाकी भी सेल है, लेकिन हमने बी को लिया, ये बी सेल है। अच्छा एक चीज तो हम सब जानते हैं कि हर एक सेल के पास इंटायर जीन पूल होता है। जैसे मान लो कि टेस्टिस बनाने वाला, ओवेरी बनाने वाला, तो क्या मेल में टेस्टिस बनाने वाला जीन है, तो है, SRY जीन है, ठीक है। और उसके जो सेकेंडरी बिहेवियर जो होते हैं, सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या उसके भी जीन्स हैं? क्या फीमेल में भी ये होते हैं? हाँ फीमेल में भी ये सेकेंडरी स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, बट वहां उनको प्रमोशन नहीं मिलता है। मेल में भी मेमोरी ग्लैंड नहीं बन सकता है, उसके प्रमोशनल जीन्स नहीं होते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं होता है, एक मेल बॉडी होता है, एक फीमेल बॉडी। तो यह बी जीन जो है इसके पास तो सब चीज का जीन है। अब सब चीज का जीन है तो आइए हम लोग देखते हैं इसके दो जीन पर ध्यान दें। एक आई बनाने वाला जीन ई और एक बेली बनाने वाला जीन बी। अब ये जो सेल है, नॉर्मली क्या होता है, ये नॉर्मल क्या होता है,
नॉर्मल ई ऑन रहता, ऑन, वन नहीं ऑन, हाँ, और बी ऑफ रहता, तो क्या बनता है, ई से आई बनता है, यही होता है। अब क्या हुआ, यहां कंडीशन बदला। अब कंडीशन क्या हुआ, कंडीशन हुआ कि एक पैराक्राइन फैक्टर जो है वो इसके पास आया, पैराक्राइन फैक्टर, और ये पैराक्राइन फैक्टर किसके प्रमोशन, बी प्रमोटर, बेली प्रमोटर, बेली को प्रमोट करने के लिए। अब ये पैराक्राइन फैक्टर जैसे ही इस बी सेल से टच किया, इस बी सेल का नेचर बदल गया। क्या हो गया अब इस बी सेल में, ई जो जीन है वो ऑफ हो गया और बी जो जीन है वो ऑन हो गया। रिजल्ट क्या हुआ, जब यह डिवाइड किया, जब इससे डिवीजन हुआ, तो जो नया सेल बना वो सब कौन सा सेल बना, बेली वाला सेल। ठीक है, अब बगल में तो बन गया बेली। अब देखिए जीन तो वही है जिसको पैराक्राइन फैक्टर ने स्टिमुलेट किया था, ई एंड बी, ई एंड बी, अभी तो दोनों बेली नेचर का है। इसमें बेली एक्टिव रह गया, ई को इनएक्टिव कर दिया तो बेली, और जब वापस ही हुआ इसमें अब बेली को इनएक्टिव कर दिया गया, ई को एक्टिव कर दिया, ओरिजिनल आई फॉर्मिंग सेल। इसका मतलब है कि खिलाड़ी कौन है, किसने कहा कि आपको बेली बनाना है, पैराक्राइन फैक्टर। और जैसे ही पैराक्राइन फैक्टर टच किया, ये जो सेल है जो अभी आई बनाने के लिए कमिटेड था, उसने अपना कमिटमेंट चेंज कर दिया, कंडीशन बदल गया था, कमिटमेंट चेंज करके इसने क्या बनाया, बेली बनाया। और अब एम्ब्रियो में बताया गया कि नहीं ठीक है, तुमने काम कर दिया, जो नया सेल बना है वो बेली बनेगा, और तुम जो हो अब अपना आई वाला काम करोगे। यह कंडीशनल चीजों पर डिपेंड करता है। इस तरह के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, मोजैक नहीं कहते हैं, इस तरह के डेवलपमेंट कहते हैं रेगुलेटरी डेवलपमेंट। रेगुलेटरी मतलब क्या होता है कि जैसी परिस्थिति वैसा डेवलपमेंट। अब मोजैक में क्या था कि सबको इस परिस्थिति कुछ रहे, हर एक टुकड़े का काम बटा हुआ है, वही करेगा। इसमें क्या है, नहीं नहीं नहीं, अगर कंडीशन बदलेगा तो हम भी अपना क्या करेंगे, बाद व्यवस्था बदल देंगे। दिस इज रियली एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। एक एग्जाम्पल इसमें और हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखकर इसको और गहराई से समझते हुए फिर जक्स्टा और सिंसाइटिकल जो है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, फिर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म देखेंगे।